बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के एक इलाका गोजरा में और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो फ़ख्र मंडी बहाउद्दीन हैं। उन्होंने MNA बनकर भी अपने इलाके की खिदमत की, मिनिस्टर बनकर भी अपने इलाके के मसाइल को उजागर किया और वफाक में अपने मसाइल को पेश किया। मंडी बहाउद्दीन की सिचुएशन पर बात की और मंडी बहाउद्दीन के तमाम मामला जितने भी मसाइल थे उन पर बात की। आज हम नज़र मोहम्मद गोंदल साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर जिस तरह से 18 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी आए और 30 अरब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मंडी बहाउद्दीन को देने में वो क्या डिफरेंस फील करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में वो मिनिस्टर भी रहे और मिनिस्टर बनकर उन्होंने खिदमत भी पेश की और अब के दौर में चूँकि भले वो MNA नहीं है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से अपने डिस्ट्रिक्ट को वो किस विजन से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक नारा तब्दीली का, उस तब्दीली के नारे से मर्ज़ वजूद में आने वाली हुकूमत डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में 30 अरब के पैकेजेस पर मुख्तलिफ काम, क्या राय देंगे इस पर? देखो जी, मंडी बहाउद्दीन आने से पहले बल्कि पाकिस्तान में हुकूमत बनाने से पहले खान साहब का एक विजन था कि मैं एजुकेशन को और हेल्थ को फोकस करूंगा और उसी नज़रिए के तहत कम्युनिकेशन तो बेसिक चीज़ है वैसे भी जी जी, उसी नज़रिए के तहत उन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रसूल जो कि मंडी बहाउद्दीन पूरे इलाके का बहुत बड़ी डिमांड थी और बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि एक गरीब और मीडियाकर फैमिली का बच्चा सब इंजीनियर तो यहाँ से बन के निकल सकता था लेकिन STO बन के नहीं निकल सकता। एक तो उस यूनिवर्सिटी को का क़याम बहुत बड़ा मार्का है। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने अनाउंस किया है, वो भी 5-6 अरब रुपए का पैकेज है। इसी के साथ आपका DHQ हॉस्पिटल में एजुकेशन के हवाले से बात, बहुत सारे कॉलेज और स्कूलों में फ़ंड दिए उन्होंने, लेकिन फिर उसके अलावा अगर आप हेल्थ की तरफ जाएँ तो यकीनन DHQ हॉस्पिटल जो अरसे से कंप्लीट हो चुका था लेकिन फंक्शन नहीं हो रहा था, वो भी सरदार बुज़दार खान की हुकूमत ने उसको भी फंक्शनल किया। और एक जो बहुत बड़ा मंडी बहाउद्दीन सिटी की डिमांड थी कि वहाँ जो THQ हॉस्पिटल था इससे पहले उसको डिस्ट्रिक्ट DHQ बनने के बाद THQ नहीं बनता, लेकिन उसको उन्होंने THQ का दर्जा देकर मंडी बहाउद्दीन सिटी के लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी दी जिससे अवाम काफ़ी मुतमईन है। और दूसरा रहा आपका मंडी बहाउद्दीन का डायरेक्ट लिंक है GT रोड से, तो सराय आलमगीर वाली दोरया रोड भी हमारी बेसिक ज़रूरत थी, वो भी उन्होंने की। उसके अलावा फालिया टू अपना कुठियाला शेखा काफ़ी नागुफ्ता बेस सड़क थी, उसको भी उसी में शामिल है पैकेज में, और सालम से मंडी बहाउद्दीन तक भी शामिल है। तो मेरे ख्याल में जो बेसिक चीज़ें थीं इस वक्त एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन के हवाले से, उसमें तो खान साहब ने काफ़ी बड़े दिल खोल कर अनाउंस किया और उस पर काम भी शुरू हो गया माशाल्लाह से। तहरीक अदम एतमाद के नाम से तमाम अपोजिशन का एक प्लेटफार्म पर आना और लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है एज ए रिज़ल्ट कोई ऐसे मतलब क्या होगा इस लॉन्ग मार्च के साथ? पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं वो इतने ना सादा होते हैं जी, ना ही कोई खुदा न खासा उनको कोई मिसगाइड कर सकता है। तहरीक अदम एतमाद में एक बुनियादी फ़िलासफ़ी है कि हम इस गवर्नमेंट को हटा के ये सिस्टम देंगे। वो अभी तक मैंने जो मेरी दानिश है कि अपोजिशन वो देने में नाकाम रही है। कभी किसी का नाम लेते हैं, कोई दूसरे पे इख्तिलाफ हो जाता है, चौथे पे। तो इन हालात में मैं तो पहले दिन से, मैं कोई इस्लामाबाद कम जाता हूँ, लाहौर कम जाता हूँ, यहीं रहता हूँ, लेकिन जो एक रूरल विजडम है उसके हवाले से मैं आज भी और इससे पहले भी मैं समझता था कि ये जो इनके ये मूव है ये कोई मतलब कंधे चढ़ने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज तो हर बंदा कह रहा है कि ये फ्लॉप होगी ये मूव उनकी। तो उसके अलावा जमहूरी हक है हर जमात का, कोई लॉन्ग मार्च करे, कोई इजलास करे, कोई जलसा करे, कोई जुलूस निकाले। तो पीपल पार्टी अगर लॉन्ग मार्च कर रही है तो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, क्योंकि उनका पंजाब में क्योंकि काफ़ी अरसे से वो आउट हैं, तो पंजाब में अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेंगे, उनके लिए भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट को भी कोई रहनुमाई मिलेगी इसमें। ये तो अच्छी
जमहूरी एक अमल है, इसको जारी रहना चाहिए। जिस तरह से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मिनिस्टर रहे हैं और मिनिस्टर के फॉर्म पर आपने अपने मंडी बहाउद्दीन या अपने हल्के NA86 की, इसमें आपने कौन कौन से तरक्याती या फलाही काम किए? फेडरल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है ना फूड एंड एग्रीकल्चर की, जो मेरे पास थी, वो सूबे में उसका कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन जो पॉलिसियाँ बनाई उस वक्त हमने, अल्लाह का शुक्र है, आपको शायद ये याद होगा कि गवर्नमेंट जब पीपल पार्टी की आई तो गंदम के प्राइस थी 425 रुपये मन। तो हमने फौरी तौर पे इसको 650 पे ले गए। तो जब हमने इससे आगे जब एनुअल प्राइस अनाउंस की जाती है वो 950 थी, और उस सिर्फ एक प्राइस बढ़ाने से, क्योंकि फार्मर को जब तक प्रॉफिट नहीं होगा वो उस फसल की तरफ नहीं जाता। तो अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा होगा फ्लड भी आया 4 साल में, हमने वीट, जब पहले साल हम पीपल पार्टी गवर्नमेंट बनी थी 25 लाख टन वीट इंपोर्ट की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने वीट को एक्सपोर्ट किया और पिछले दिनों तक वही पॉलिसी के तहत वीट एक्सपोर्ट होती रही। इसमें यकीनन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का भी रोल था, जिन्होंने एंडोर्स किया हमारे मिनिस्ट्री की प्रपोजल को। और अगेन फिर हमने उस वक्त पास्का को मैदान में लाए, TCP को ले आए। कॉटन के हवाले से प्राइसेस का इशू था तो TCP इन्वॉल्व हो जाती थी। अगर पैडी और बाकी अजनास का इशू होता था तो पास्को इन्वॉल्व होता था। तो हमने बैलेंस रखा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का। तो फार्मर को, किसान को जब तमाम फसलों में मुनासिब कीमतें मिलना शुरू हुई तो मुल्क का जो फ्रूट अपना ये जो खुराक बास्केट है वो अल्लाह का शुक्र है वो फुल रही और एक्सपोर्ट होता रहा आज तक। तो मैं समझता हूँ, मैं अगर अपने खाते में डालूँ तो भी क्रेडिट जाता है, उस वक्त की हुकूमत के खाते में डालूँ उनका भी क्रेडिट है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का भी क्रेडिट जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर मैं क्रेडिट लेना चाहूँ तो मुझे कोई इसमें बार नहीं है। जहाँ तक तल्लक है बाकी डेवलपमेंट के वाले से, तो यकीनन फेडरल गवर्नमेंट जो कर सकती थी उस ज़माने में, हमने बिजली का पूरे ज़िले को, बल्कि अपनी कंस्टिट्यूंसी को 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के हवाले से किया। इसी तरह से हमने नादरा के हवाले से, बैंक्स के हवाले से, रोड्स के हवाले, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और अल्लाह का शुक्र है कोई हमें अपने परफॉर्मेंस पे शर्मिंदगी नहीं है। अगर हम महंगाई पर बात करें, और सारे ही लोग कहते हैं, हमें भी अवेयरनेस है, अवाम नास को भी ओपिनियन दी जाती है कि महंगाई पूरी दुनिया का इस वक्त आलमी मसला है, लेकिन हमारे यहाँ बिल पे टैक्स की सूरत में फ्यूल एडजस्टमेंट की प्राइस का बढ़ जाना और साथ ही पेट्रोल्स की आए रोज़ कीमतें बढ़ना। चले रात को तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल का ऐलान कर दिया कि 10 रुपीज़ कमी होगी है चले पेट्रोल में, और बिजली की भी 5 रुपये फ़ी यूनिट के हवाले से कम होगी। क्या अवाम उन्नास को आप क्या राय देंगे? देखो, एक इंटरनेशनल डिप्रेशन है इकानमी पे बिकॉज ऑफ कोविड। इसी तरह तमाम मुल्क के, दुनिया के बिजनेस जो हैं वो स्टॉप हुए हैं। पाकिस्तान एक खुशकिस्मती से ऐसा मुल्क है जहाँ कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ, अगर आप दुनिया से मुआवजा करें तो वी आर फार बेटर दैन द अदर वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो उस हवाले से जो मसाइल ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं, पाकिस्तान उससे बाहर तो नहीं रह सकता। यकीनन वो पाकिस्तान के भी मसाइल हैं। इसमें जो महंगाई है लोगों को भी पता है, यकीनन महंगाई है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हम इसको कंट्रोल करें, लेकिन जब तक पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स फंक्शंस कंटिन्यू नहीं करते तो ये मसाइल रहेंगे। और यकीनन गवर्नमेंट इस पर बड़ी तवज्जो दे रही है। आपने देखा होगा जो सोशल सेक्टर में हेल्प आउट करने का उनका खुशहाली का प्रोग्राम है, उसमें अरबों रुपए लोगों को, गरीब लोगों को दिए। तो यही हो सकता है। इसके अलावा जो आम आदमी उसके लिए सेहत कार्ड का इजरा कर रहे हैं ताकि लोगों को सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं वो उसका भी हल है। तो ये हर गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है और ये गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरा उतर सकें। सही। सर, आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं और आपने काफ़ी टाइम से आप सियासत में हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आप खुद भी उसी पार्टी का एक हिस्सा भी रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जिस तरह से हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, नौजवान स्कीम स्टार्ट की गई है जिसमें जितने भी डेवलपमेंट के हवाले से या नौजवान को बिज़नेस के हवाले से लोन देने की बात है, हेल्थ के हवाले से हेल्थ कार्ड है, एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन एक जैसी सेम करने
کرنے کا اعلان ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام الناس کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا عوام اس سے مستفید ہو رہی ہے؟ میں آپ کے چینل کے حوالے سے اگر یکساں نصاب جو کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے جی جی اگر اس کو امپلیمنٹ کر گئے اس میں مجھے اندازہ ہے کہ کتنی رکاوٹیں ہوں گی. مجھے اندازہ ہے کہ مفاد پرست ٹولہ اس میں کہاں تک رکاوٹیں کھڑی کرے گا. اگر کر گئی جیسے کہ یہ کرنے کی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں اور پورے زور سے, تو میرا خیال میں ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی آبزرویشن یا اعتراضات کی باقی لوگوں کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور یقیناً یہ ایک ایسا خواب ہے جو پاکستان جب سے بنا ہے, ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش رہی ہے کہ یکساں نصاب کیا جائے. اور اس وقت تو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جہاں تک ایجوکیشن اور ہیلتھ مہنگی ترین ہو چکی ہے اور موسٹ پروفیٹیبل بزنس ہو چکا ہے, تو اس کا تو صرف کچھ نہ کچھ اگر لوگوں کو ریلیف ملے گا تو وہ یکساں نصاب سے ملے گا یا پھر ہیلتھ کارڈ سے مل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے اچھے کام ہے اور ہر گورنمنٹ کرتی ہے. پیپل پارٹی میں BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اور یقیناً بڑا کمپریہنسو پروگرام تھا, پورے ملک کے لیے تھا. اور اب انہوں نے یہ جو احساس پروگرام ہے یہ اس حوالے سے چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو پہلے بھی یقیناً لوگوں کی خواہش ہوگی پوری کرنے کی, لیکن یہ گورنمنٹ اس پہ زیادہ فوکس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور یکساں نصاب پہ میری دعا ہے کہ یہ ایسا ایک مسئلہ ہے جس میں ہر چھوٹے سے لے کے بڑا طالب علم اور ان کے پیرنٹس اس میں انٹرسٹڈ ہیں, اور انشاءاللہ یہ پورا اگر ہو گیا تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. صحیح سر. حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو 20,000 ووٹ پر یا 22,000 ووٹ پر یہ جو UC بنی ہے اس کو نمبر دیے گئے ہیں, اس نمبرنگ سے عوام الناس کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام الناس کو فائدہ ہوگا کہ یونین کونسل کا ذرا سائز بڑا ہو گیا ہے. اس میں ایک تو تھوڑا بہتر آدمی الیکشن لڑنے کے لیے جائے گا, عام آدمی اوائڈ کرے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے آپ لوگوں نے. ایک جتنے چھوٹے یونٹ ہوں گے لیڈر زیادہ ہوں گے, پبلک تھوڑی ہوگی, اور اس میں آپ کی فنڈنگ کا بھی مسئلہ بنے گا اور بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال میں اس سے بہتر یہی ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور میری نظر میں ہو سکتا ہے لوگوں کو اختلاف ہو کہ یونین کونسل کا سائز بڑا کر کے ایک اچھا فیصلہ ہے. اور جو طریقہ کار ہے اب اس میں ایک میری اپنی پرسنل ریکویسٹ آبزرویشن یا اوپینین ہے کہ لوکل باڈی کے الیکشن غیر جماعتی ہونے چاہیے تھے. جبکہ فیصلہ ہو گیا, اب اس پہ ڈیبیٹ کا فائدہ نہیں ہے, اور سپریم کورٹ بھی اس میں انوالو ہے, اس نے بھی کہا جماعتی کروائے. لیکن یہ جو لوکل ایشوز ہوتے ہیں یہ سوشل ایک سوسائٹی ہے, ان کے مسائل ہیں. لوکل باڈی کے مسائل پارٹی الیکشن ہونے بھی نہیں چاہیے. بہرحال ایک لوگوں کی اپنی رائے, میری اپنی رائے, ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو. بہرحال اچھا ہے کیونکہ بنیادی طور پہ تو لوکل باڈی ہی لوگوں کے بنیادی مسائل کی توجہ دے سکتی ہے. نیشنل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے اور بڑی ایشوز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس سطح پر اگر دیکھا جائے تو غیر ملکی لیول پر ہمارے پاکستان کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی صورت میں کس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے؟ اور اس سے پہلے کی جو سچویشن تھی وہ بھی آپ کے سامنے بھی ہے, ہمارے سامنے بھی ہے, لیکن ابھی آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی؟ انٹرنیشنل سطح پہ یقیناً ایک کریڈیبل آدمی ہے, انٹیگریٹی وائز اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک ہیرو بھی ہے, دوسرا ووکل بھی ہے, تیسرا پڑھا لکھا بھی ہے. تو جہاں تک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیڈر کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس سے میری نظر میں کہیں بہتر ہے. لیکن دنیا کی سیاست میں, انٹرنیشنل پالیٹکس میں ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں. اس پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیڈرشپ ہے یا جو حکومتیں ہیں وہ اس حد تک میٹر نہیں کرتی جس حد تک ان کے انٹرسٹ ہوتا ہے. ان کا انٹرسٹ اگر ہوگا, ہم اپنے انٹرسٹ کی بات کریں گے, ہماری گورنمنٹ, ہمارا پرائم منسٹر اپنے انٹرسٹ کی بات کرے گا, وہ اپنے کی بات کریں گے. لیکن اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کریڈیبلٹی کے لحاظ سے یہ کمپیریٹیولی بیٹر دین نواز شریف, کیونکہ اتنے بڑے الزامات کے بعد بندے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا. اس میں کم از کم یہ تو ہے کہ اس کے کوئی لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو, کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندے کی انٹیگریٹی وائز کوئی ماشاءاللہ داغ نہیں ہے. تو اس حوالے سے قوم کو بھی فائدہ ہے, ملک کو بھی فائدہ ہے, اور حکومت یقیناً بہتر پرفارم کرنی چاہیے اس کو. لیکن ابھی تو
जैसे हालात अब रशिया वाला है, अमेरिकन हैं अपने ब्लॉक्स में, तो बहरहाल ये एक ऐसा इशू है इंटरनेशनली अगर आप बात करें जी जी तो इसमें एक परमानेंट पॉलिसीज होती हैं, पेंटागन उसमें इन्वॉल्व है, हर मुल्क का एक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इन्वॉल्व होती है, जो उनके मफादात होते हैं उसके मुताबिक चलते हैं। हम अपने मफादात की बात करते हैं, वो अपने मफादात की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल में जो आपका सवाल है उसका यही एक मुख्तसर आंसर है कि ही इज़ ए बेटर पर्सन फॉर इंटरनेशनल रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सर, किसान पर अगर बात करें तो किसान हमारे पाकिस्तान की जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल है किसान का, ज़मींदार की सहूलियात पर बात करें तो बड़ा दुख होता है कि खाद पर या बाकी मामलात पर चलें, जिस तरह से चीनी की फ्राहमी हमारे यहाँ होनी चाहिए, जिस तरह से शुगर मिल मंडी बहाउद्दीन में भी है और गन्ना भी हर रोज़ इतना आ रहा होता है, और मतलब किसान को उसमें, आपको क्या लगता है हर सहूलियात पर, अब आप पाशी पर देखें तो नाकस पॉलिसी, और अगर हम देखें खाद पर तो खाद के हवाले से आप अपनी क्या राय देंगे सर? आप इसमें जितना आपका सवाल है, एक एतराज़ात तो दुरुस्त है कि खाद की फराहमी जो है जी जी वो मसला है, और जहाँ तक तलक है इम्पोर्टेड, अगर आयल है तो वो भी महंगा है, कुकिंग आयल है तो वो भी महंगा है, फ्यूल की बात करें तो वो भी महंगा है, और इस पर कोई भी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती जो भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं। तो पाकिस्तान में एक यूरिया ऐसी है जो आपके मुल्क में बनती है, जी जी बिल्कुल, तो उसकी कीमतें मुनासिब है, अवेलेबिलिटी पे कंप्लेंट हैं लोगों को, और मैं समझता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए थी, सेंसिटिव इशू था। तो अब तो मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी हद तक कुछ बेहतरी आ गई है, एक सीज़न आउट हो गया है, एक अब यकीनन फराहमी जब आ जाती है मार्केट में तो उसमें मसाइल कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो जहाँ तक तलक है आपकी किसान की बाकी सहूलतों का, जी जी तो यकीनन जो आपकी एक्सपोर्ट गुड्स हैं, मसलन राइस है, आपका फ्रूट्स हैं, ये सारे इन पे जो इफ़ेक्ट है वो है कोविड की वजह से। आपका राइस बाहर नहीं गया, इसकी वजह से ये कि ये नहीं पाकिस्तान का ये मसला है, जी जी, ये हर मुल्क का मसला है जी। तो मेरे ख्याल में अब अल्लाह का शुक्र है कि कोविड के हवाले से कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन एक बात आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जी जी कि कोविड पॉलिसी को पूरी दुनिया ने सराहा पाकिस्तान की, बिल्कुल ऐसी है, और कुछ उसमें क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, जी जी बिल्कुल, लेकिन कुछ इसमें अवाम की जरूरत का भी हिस्सा है जी जी, कि हमने इसको एज सच सीरियस नहीं लिया। जी। तो नाज़रीन, ये थी नज़र मोहम्मद गोंदल साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छी ओपिनियन दी, स्पेशली उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने ये कहा कि अब इस पर बात करनी तो बेजा नहीं, क्योंकि फ़ैसला हो चुका है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के ये जितने भी इलेक्शन हैं ये गैर जमाती होने चाहिए, ताकि अवामुन्नास के साथ, चूँकि राब्ते में लोकल सतह पर ज़्यादा गोंदल साहब की बहुत अच्छी है। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने जो कहा कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो हर बंदे ने अपना रोल अदा किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला है। इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।